मेरे पड़ोसी की बड़ी बहन हमेशा मुझ पर ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। उससे बचने के लिए मैंने घर से लाखों मील दूर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सोचा था कि अब मैं आकाश में उड़ते हुए पंछी की तरह आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन मेरी पूरी हैरानी की बात यह हुई कि वो भी उसी स्कूल में आ गई। वो सिर्फ मेरी सीनियर शुएडी ही नहीं बनी, बल्कि मेरी मकान मालिक भी बन गई। हर रात वो मेरे कमरे की ताला तोड़ती है और बिना कुछ बोले मुझे दीवार से लगाकर ज़बरदस्ती किस करती है। आज से यहाँ सब कुछ तुम्हारे साथ भी। ओपनिंग सेरेमनी में ये हिस्सा मेरा था। बाई निंग बिंग स्टेज पर छात्र प्रतिनिधि के तौर पर खड़ी थी। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रही थी। स्टेज के नीचे नए छात्रों की नज़रें बड़ी बड़ी होकर देख रही थी। बाई निंग बिंग जांगजो यूनिवर्सिटी की बेजोड़ कैंपस बेल है। उसकी हर हरकत में ऐसा जादू है कि लगता है आत्मा ही छीन लेगी। लेकिन मुझे उसकी ओर एकदम भी दिलचस्पी नहीं है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं वहीं से गायब हो जाऊं और जितना दूर हो सके छुप जाऊं। क्योंकि मुझे पता है कि ये सब दिखावा है। मैं पहली बार भाई निंग बिंग से तब मिला था जब मैं 8 साल का था। वह दो मुझसे कई साल बड़ी थी और हमेशा किसी और के परिवार की बच्ची रहती थी। सुंदर और अच्छी तरह से व्यवस्थित। लेकिन मुझे पता था कि इस लड़की के शरीर में एक भी अच्छी आदत नहीं थी। असल में वो बिल्कुल जंगली थी। जब मैं 8 साल का था, स्कूल के बाद बिनिंग बिंग मुझे एक गली में घेर लिया, दीवार से टिका दिया और मेरी मुंह से चूसनी सीधे छीन ली। उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया, मेरे सामने ही, और एक मुस्कान के साथ मेरी गाल चुटकी लेते हुए कहा, छोटे फैन, तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी। अपने मम्मी पापा को बताओगी तो मेरे टांग तोड़ दूंगी। अगली ही सेकंड में मैंने देखा कि उसने अपनी बैग से एक लाल ईंट निकाली और एक हाथ की हथेली से उसे आधा तोड़ दिया। वो नज़ारा मेरी छोटी सी आत्मा पर गहरा असर छोड़ गया। तब से मेरे 90% नाश्ते उस शैतान औरत के पेट में चले गए और मेरी जेब खर्च भी बची नहीं। जब मैं 10 साल का था तो बिंग बिंग ने फिर से अपनी पुरानी चाल चली। उसने मुझे कोने में फंसा लिया और जल्दी से मुझे चुम्मा दे दिया। फिर मुस्कुराकर मुझसे बोली, छोटू फान, मैंने तुझसे वो किया है जो सिर्फ बड़े लोग करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सिर्फ मेरे साथ रहना। अगर हिम्मत नहीं हुई तो मैं फिर भी तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। आखिरकार मैं प्राथमिक स्कूल से ग्रेजुएट हो गया। बिंग बिंग मुस्कुराते हुए मुझसे झुककर बोली, तुम्हें मेरी तरह उसी मिडिल स्कूल में एडमिशन लेना होगा, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने आखिरकार हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उस वक्त बिंग बिंग अपनी जूनियर क्लास खत्म कर चुकी थी और सीनियर क्लास शुरू करने वाली थी। जब भी वह छुट्टियों में घर आती तो हमेशा मुझे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढती। मैं लेकिन वो जिद्दी थी। उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस बला से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए मैंने जानबूझकर हजारों मील दूर जांगजो यूनिवर्सिटी में आवेदन किया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि निंग बिंग भी जांगजो यूनिवर्सिटी में होगी, और वो तो कैंपस की घंटी बन चुकी थी। पिछले 10 सालों के अंधेरे दिनों को सोचकर मेरा दिल तुरंत राख हो गया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं जांगजो यूनिवर्सिटी आया हूं, वरना वो मुझे पागल कर देगी। सौभाग्य से संगीत, मैं चालाक था। मैंने पहले से ही कैंपस के बाहर एक जगह किराए पर ले लिया। अब से क्लास छोड़कर मैं स्कूल के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। इस तरह उसे मुझे ढूंढना मुश्किल होगा ना। मैं पूरा समय सिर नीचा किए रहा। दिमाग में योजनाएं चल रही थीं, डर के मारे कि कहीं बिंग बिंग मुझे स्टेज पर न देख ले। उद्घाटन समारोह सहन करने के बाद मैं तुरंत स्कूल से भाग गया। मैंने एजेंट से संपर्क किया जो मैंने पहले से तय किया था, और जल्दी से लीज साइन करने पहुंच गया, क्योंकि स्कूल में हर एक मिनट बिताना खतरे को बढ़ा रहा था। फंसने का डर था। आधे घंटे बाद एजेंट मुझे उस घर तक लेकर गया जो मैंने चुना था। वो एक खूबसूरत, बड़ा और छोटा विला था, और किराया सिर्फ 1,000 युआन महीना था। मैं बहुत खुश था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एजेंट मुस्कुराया और मेरी तरफ आंख मारी। ओह, क्या मैंने बताया था? मकान मालिक एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की है। ओह, लड़की? ये तो अच्छी बात है, मैंने हंसते हुए जवाब दिया और अपने मन में सोचा, लड़कियां तो नर्मदिल होती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन थी। जब तक वो निंग बिंग वाला भूत नहीं था, मैं यहाँ छुप जाता और निकलने से इनकार कर देता। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे ढूंढ पाएगी। 2.5 मिनट बाद एक ग्रेसफुल शख्सियत हॉलीवुड के रास्ते से आई और मीठी आवाज में बोली, माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। मकान मालिक आ पहुंचा था। मैं उठकर हेलो कहने को तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि कौन है, मेरा चेहरा जम गया। निंग बिंग। ये तुम क्यों? निंग बिंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे पता था कि मैं इसे देखूंगा, और मीठी हंसी हंसी। मैं सिहर उठा। जितनी मीठी। उस राक्षस ने मुस्कुराया, जितनी बड़ी मुसीबत उतना मजा। मैं ये जगह किराए पर नहीं ले रहा। बिना कुछ कहे मैं भागने लगी। लेकिन 2 कदम ही चले थे कि किसी ने मेरे कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। संगीत मुझे वहीं रोक दिया। बिंग ने एजेंट की तरफ प्यारे अंदाज में देखकर कहा, दीदी, यहाँ सब सही है, आप पहले वापस जा सकती हैं।
कमीशन बाद में भेज दूंगा। एजेंट के मन में कई सवाल थे, तो बिंग ने आगे कहा, ये कुछ दिन पहले थोड़ी लड़ाई हुई थी और मैं अभी तक उसे मनाने में लगा हुआ हूँ। एजेंट अचानक समझ गई, अरे क्या बात है, तो आप दोनों थोड़े झगड़ू हो? ये तो आम बात है। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। जैसे ही एजेंट चली गई, बिंग बिंग ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी खूबसूरत आंखें सीधे मुझ में टिकी थीं और उसका मुस्कुराना इतना मीठा था कि उल्टी सी महसूस हो रही थी और डर भी लग रहा था। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी आवाज़ पंख की तरह नरम थी। छोटा फोन युआन, अगर तुम 1 इंच और बढ़े तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। मैं जो जोर जोर से लड़ रहा था, अचानक जैसे दबाव के नाजुक बिंदु पर वार हो गया और ठंडा पड़ गया। मेरा चेहरा निराशा से भर गया था। फिर बिंग बिंग ने मुझे जोर से दीवार तक धकेला और दबंग अंदाज में कहा, मुंह खोल, मैं जबरदस्ती तुम्हें चुंबन करने वाला हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से गर्दन पीछे खींच लिया। आवाज कांप रही थी। थोड़ा नरम तरीके से नहीं कर सकते? मेरा यह हसीन मगर बेबस चेहरा देखकर बिंग बिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये बच्चा सच में नहीं जानता कि वो कितना हैंडसम है? ये मासूम और बेहुदा नजर सच में बहुत लाजवाब है। ऐसा सोचते हुए वो उत्साह से अपने होठों को चाटने लगी और अगले ही पल बिना हिचकिचाए काट लिया। मेरे होठों में तेज चुभन हुई और मैं तड़प उठा। ये लड़की वाकई बहुत जबरदस्त थी। उसका किस करना भी ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इलाका जीत रही हो। बिल्कुल दबंग। जबरदस्त हमला करने के बाद आखिरकार उसने छोड़ दिया। संतुष्ट होकर उसने मेरा चेहरा चुटकी में पकड़ लिया। अच्छा लड़का, तुमने बढ़िया किया। तो आज से हम साथ रहेंगे। चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। आगे तुम्हारा ध्यान ठीक से रखूंगा। मैं दीवार से कूदकर दूर हो गया। साथ में रहना, मिंग मिंग? मजाक कर रहे हो क्या? मैं तो बस यहाँ एक कमरा किराए पर लेने आया हूँ। संगीत बाइंडिंग ने सिर हिलाया। सच में तुम मेरा घर किराए पर ले रहे हो? मैं भी यहाँ रहती हूँ, इसलिए कोई चारा नहीं। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, उसने जीत का मुस्कुराहट देते हुए कहा। मुझे कोई शक नहीं था कि यह सब एक जाल था जो उसने पहले से ही रचा था। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस राक्षस के साथ रहने का ख्याल ही मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर गया। नहीं, मुझे किसी भी हाल में भागने का मौका ढूंढना होगा। लेकिन फिलहाल मुझे उसे संभालना था। अगर उसे पता चल जाता कि मैं भागना चाहता हूँ, तो वो सच में मेरे टांग तोड़ देती। छोटू, तुम भागने की सोच रहे हो क्या? बाइंडिंग बिंग ने ऐसा कहा जैसे मेरा मन पढ़ रही हो, आधी मुस्कान के साथ मेरी तरफ झुककर। अब सच्चा अभिनय करने का वक्त था। बचपन से उसकी धमकियों से बचने के लिए मैंने मास्टर क्लास का अभिनय सीख लिया था। मैंने जल्दी से सिर हिलाया, बेशक और मासूम दिखते हुए। सिस्टर निंगबिंग, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? निंगबिंग की नजरें तुरंत गुस्से से भर गईं। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी मर्जी से मेरे साथ नहीं रह रहे हो? मुझे सच सुनना पसंद है, बस कह दो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। वो बोलते हुए मेज से एक गिलास उठाई, मुस्कुराते हुए अचानक जोर से दबाया। क्रैक। गिलास बिखर गया। मेरा गला ठकठकाने लगा। मैंने जल्दी से अपनी बात बदल दी। मैं तैयार हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मजाक है? ये राक्षस 8 बजे ईंटें भी तोड़ सकता है और 10 बजे पेड़ भी। अगर वो नाजुक हाथ मेरे चेहरे पर लगा तो मेरा दिमाग उड़ जाएगा। कौन? नहीं मानोगे? बाइंडिंग बिंग ने संतुष्ट मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा जद्दी स्वभाव पसंद है। अच्छा बनो और मेरी बात सुनो। मेरे साथ रहने के कई फायदे हैं। तुम जानते हो मैं लोगों का कितना ख्याल रखता हूँ। याद है जब तुम 10 साल के थे और तुम्हारे माता पिता तुम्हें मेरे यहाँ छोड़ गए थे? मैंने तुम्हारा 3 पूरे दिन ख्याल रखा था। ये सुनते ही मेरा चेहरा लाल हो गया। जब मैं 10 साल का था, मेरे माता पिता मुझे उनके यहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मुझे गेस्ट रूम में सोना था, लेकिन उन्होंने जिद की कि मैं उनके बिस्तर पर ही सोऊं, क्योंकि उसे डर था कि मैं कंबल से खुद को ढक नहीं पाऊंगी। आधी रात को उसने करवट बदली, पूरा कंबल अपने ऊपर लपेट लिया और मुझे ठंड में अकेला छोड़ दिया। और भी अजीब बात यह थी कि जब मैंने कंबल वापस खींचा, तो पता चला कि वो भी ढकी नहीं थी। उसने कंबल बिस्तर से फेंक दिया था और खुद कांपती हुई मुड़ी हुई थी। उसका चेहरा ठंड से लाल था, फिर भी वो नहीं जागी। अगले दिन मुझे जुकाम हो गया। डॉक्टर ने कहा खूब गर्म पानी पियो। मज़ेदार बात यह थी कि पानी ही बंद था उस दिन, लेकिन बिंग बिंग ने मुझे गर्मागर्म कप ला दिया। जैसे ही मैं दिल से छू गया था, उसने हंसते हुए पूछा, छोटू फांग युआन, तुम्हें पता है ये पानी कहाँ से आया है? मैंने कहा, टॉयलेट से निकाला है। मैं तो बड़ा चालाक हूं ना। जब दवा खाने का वक्त आया तो उसने पहले खुद चखने पर जोर दिया कि दवा कैसी है। उसने टैबलेट चबाया, तुरंत कुरूपता से थूक दिया क्योंकि वो कड़वी थी। फिर मेरा मुंह जोर से खोला और चबाए हुए टुकड़े मेरे मुंह में ठूंस दिए। ऐसी देखभाल की घटनाएं बहुत सारी थीं। गिनती संगीत, और अब उसे हिम्मत हुई इसे मेरा ख्याल रखना कहना, जबकि मैं अपने भविष्य के गम में डूबा था। बिंग बिंग बहुत खुश थी कि उसके 10 साल की मेहनत का फल मिल ही गया। कहते हैं कि आदमी के दिल तक का रास्ता उसके संगीत पेट से होकर जाता है। तो उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, छोटे फांग युआन, तुम्हारे बचपन के दोस्त और सीनियर के तौर पर मैं आज से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी,
मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो खाना बनाना चाहती है, अगर वो मुझे मारना चाहती है तो बस कर दे, ऐसा कहो। मुझे 12 साल की उम्र का डरावना वाक़या याद आया। स्कूल ने परिवार के लिए कोई डिश बनाने का टास्क दिया था। उसने एक बना के चुपके से स्कूल लाई मेरे लिए। मैंने खाया तो पूरे दिन दस्त रहे और 3 दिन हॉस्पिटल में बिताए। वो डर अभी भी मेरे साथ है। ओह निंग बिंग, मैं खाना कैसे बनाऊँ? फिर से जहरीला खाना खाने से बचने के लिए मैं 12 साल से कड़ी मेहनत करके खाना बनाना सीख रहा था, और अब मैं मास्टर बन चुका था। उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। ज़रूरत नहीं, आज तुम बस मेरे खाने का इंतज़ार करो। खाना बनाना तो किसी जीनियस के लिए आसान है, मेरी तरह। मैं तुम्हें अपने खास पकवान दिखाऊंगी। वो पूरा भरोसे के साथ रसोई में चली गई। मैं बाहर बैठा कांप रहा था, क्योंकि रसोई से बर्तन टकराने और आवाज़ों का शोर सुनाई दे रहा था। 1 घंटे बाद वो पसीने से तरबतर होकर निकली, हाथ में 2 जले हुए थाली लिए हुए। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, जिससे उसकी लगभग परफेक्ट काया दिख रही थी। मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। मैंने कभी उसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं की थी, पर अब वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैंने ये सोचते ही अपने आप को रोक लिया। संगीत खतरनाक सोच, वो मारने की कोशिश कर रही है। मैं फंग युआन, आओ मेरी रसोई का स्वाद चखो, गारंटी देती हूँ तुम ज़रूर प्रभावित हो जाओगे। उसने खाना टेबल पे रखा और मुझे एक कटोरी चावल दी। उम्मीद से भरी नज़रों से मुझे देखते हुए संगीत मैं कांपते हुए चॉपस्टिक्स उठाया। ये देखकर बिंग बिंग उत्साहित हो गया। छोटा भाई भावनाओं से हिल रहा है। पहला कदम सफल हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर गंभीरता से कहा, माँ मुझे पता है तुम भावुक हो, लेकिन तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे लिए अक्सर खाना बनाऊंगी। अगर अभी तुम इतनी भावुक हो तो बाद में तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल झनका। खाओ। इतना अक्सर? वो सच में मुझे मार डालने की ठान चुकी है। खैर, अगर मुझे तो मरना ही है तो जल्दी से निपटा लो। मैंने हिम्मत जुटाई, काले जले हुए अंडे का एक टुकड़ा लिया, 2 बार चबाया और जोर से निगल लिया। कैसा है? अच्छा है ना? उसने चमकती आंखों से पूछा। संगीत मेरा चेहरा सिकुड़ गया। अच्छा नहीं है। उसका चेहरा बदल गया। मैंने इसे बड़ी ध्यान से बनाया है, ये कैसे अच्छा नहीं हो सकता? क्या तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो? मैं कमजोर होकर प्लेट की तरफ इशारा किया। तुम खुद चखो। उसने झपट्टा मारा। उसने चॉपस्टिक्स उठाए और टमाटर वाले अंडे का एक काटा लिया। अगले ही सेकंड में उसने सब कुछ थूक दिया। हाँ, ये क्या है, बिल्कुल बेहुदा है। उसने मसालेदार चिकन ट्राई किया, लेकिन वो कच्चा था। वो तुरंत बाथरूम भागी और मुंह धोया। जब वो बाहर आई, उसका चेहरा लाल था। खैर, ये तो मेरी दूसरी बार थी। गलतियां होती रहती हैं। कम से कम इस बार दस्त नहीं हुए और अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा। जो हम 12 साल के थे उस वक्त से ये तो प्रगति है ना? मुझे करने दो। मैं भरी और रसोई की तरफ चल पड़ा। वो मेरा पीछा करती आई। मैं सब कुछ साफ सुथरा करते हुए और सब्जियां चतुराई से काटते हुए देख रही थी। वो हैरान रह गई। मुझे पता था, वो एकदम नेचुरल, दिलकश और गर्मजोशी भरा आदमी है। जब वो सीरियस होता है तो देखने में और भी ज़्यादा कातिलाना लगता है। उसे मुझ पर झपटने का मन हुआ। मैंने मुड़कर उसकी शिकारी नजरें देखी। मींग बिंग बहन, तुम किसी को खाने की तो सोच नहीं रही हो ना? उसने हंसते हुए कहा। कहीं नहीं। तो फिर मुंह से लार क्यों टपक रही है? मैंने उसकी चमचमाती मुंह के कोने की तरफ इशारा किया। मुझे अंदर से लग रहा था कि वो सच में मुझे बंद करके अजीब सी हरकतें करना चाहती है। उसने अपना मुंह पोंछा। उसके मुंह से लार टपक रही थी, क्योंकि मैं एक आदमी चाहता हूँ। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं। फांग युआन कितना हैंडसम है। खाना तैयार है, मैंने बुलाया। वो बाहर आई तो 4 डिशेज और एक सूप थे। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि कोई बच ना पाया। उसने एक कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। ये तो कमाल का स्वाद है। छोटे भाई, तेरे में तो हुनर है। 2.5 मिनट बाद उसने पूरी कटोरी खत्म कर दी और मुझे धकेल दी। युआन युआन और चावल दो। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके मुंह के कोने से एक दाना चुरा लिया। मैंने कहा था ना, अक्सर इतनी जल्दी मत खाना, पेट के लिए अच्छा नहीं होता। वो हमेशा ब्रेक में मेरे घर आकर खाना खाती थी, इसलिए उसकी आदतें मुझे पता थी। तुम ही दोषी हो इतना अच्छा बनाकर, उसने पलट कर कहा। मैं उसके फुले हुए गालों की तरफ देखा। वो एक छोटे से हैमस्टर जैसी लग रही थी। संगीत, एक अजीब सोच दिमाग में आई। वो वाकई में थोड़ी क्यूट है। मैंने तुरंत उस सोच को दबा दिया। ये जाल है। वो मुझे बेपरवाह बनाने की कोशिश कर रही है। वान, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? वो अचानक भौं चढ़ा बैठी। मैंने देखा। भोले भाले नजरों से ऊपर उठी। मैं खा रहा हूँ। क्या खाना खाने में मुझसे देखने में कोई टकराव है? शायद नहीं, मैंने धीरे से कहा। फिर तुम खाने के दौरान मुझसे क्यों नहीं देखती? मैं विरोध करना चाहता था, पर अपने शब्द निकल गया। एक समझदार आदमी हारती लड़ाई नहीं लड़ता। मैंने अपना कटोरा उठाया और खाना खाते हुए ठहर के उसे देखा। वह खुशी से मुस्कुराई। उसकी आंखें अर्धचंद्र जैसी हो गईं। एक पल के लिए वह सच में प्यारी लग रही थी। मैंने एक और चोरी छिपे नजर डाली। उसी वक्त उसने अपनी सिर टेढ़ा किया, क्यूट पोज दिया और हमारी आंखें मिली। मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। एक पल रुककर मैं शर्मिंदा होकर नजरें चुराने लगा। वो मेरे करीब आई। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई। छोटे फंग युआन, क्या तुम अपनी बहन को झांक रहे थे? नहीं, तुमने ही तो मुझे देखने को कहा था, मैंने हकलाते हुए कहा। मैंने तुम्हें खुलेआम देखने को कहा था, पर तुम छुप छुपा कर देख रहे हो। क्या मेरे बारे में कुछ
अनकहे ख्याल हैं तुम्हारे? मुझे लगता है असल में तुम्हारे मन में ही कुछ अनकहे ख्याल हैं, मैंने झल्लाकर कहा। उसकी आंखें चमक उठी। वो जोर जोर से सिर हिला रही थी। हाँ, सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ अनकहे ख्याल हैं। अब तुम जान ही गए। आज के लिए मैं डर के मारे पीछे हट गया और अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे चावल में एक टुकड़ा चिकन बचा था। जैसे ही मैं उसे लेने ही वाला था, उसकी चॉपस्टिक्स ने उसे पकड़ लिया। चाहिए? उसने छेड़ते हुए कहा। मैं सिर हिलाया। मैं तुम्हें खिलाऊंगी। पकड़ में फंसाना चाहती हो? छोड़ो यार, तुम खा लो। पैर एक टुकड़ा मांस तक नहीं खा सकते। मैं जल्दी से अपनी नजरें हटा लिया, बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए। और अगले ही सेकंड में निंग बिंग ने अचानक अपना चेहरा मेरी आंखों के सामने घुमा दिया। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर पड़ी। उसके होंठों के कोने उठे और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटे फांग युआन, क्या तुम अपनी बड़ी बहन को टोकरे मार रहे हो? गर्मी की एक लहर सीधे मेरे दिमाग में दौड़ गई। मैं हकलाते हुए कुछ जवाब देने लगा। बिल्कुल नहीं, साफ था। तुम ही हो जिसने मुझे देखने पर मजबूर किया। मौका पाते ही वो और भी करीब आ गई। मैंने कहा था कि खुलकर मुझे देखो, पर तुम चोरी छिपे देखने को चुने। बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा है जो तुम बोल नहीं सकते? उसके शब्दों ने मुझे रोक दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर घुमाकर जिद्दी होकर कहा, मुझे लगता है असल में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा है। उस पल मैंने कहा। बाइंडिंग बिंग की आंखें तुरंत चमक उठी म्यूजिक। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पोंछी और जोर जोर से सिर हिलाने लगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं उन्हें बयां नहीं कर सकती। वो खुशी से भरे चेहरे के साथ मुझसे देखने लगी। अब जब तुम जान ही गए हो, तो क्यों ना हम। मेरे पड़ोसी की बड़ी बहन हमेशा मुझ पर ज़बरदस्ती किस करना चाहती है। उससे बचने के लिए मैंने घर से हज़ारों मील दूर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सोचा था कि अब मैं पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन मेरी पूरी हैरानी की बात यह थी कि वो भी उसी स्कूल में आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरी सीधी सीनियर ही नहीं बनी, बल्कि मेरी मकान मालकिन भी बन गई। हर रात वो मेरे कमरे की ताला तोड़ती है और बिना कुछ बोले मुझे दीवार के सहारे ज़बरदस्ती किस करती है। अभी अभी तो उसने कच्चा चावल पकाने की कोशिश भी की। मुझ पर अपना राज चलाना चाहती है। उसकी शरारती मुस्कान देख मैं इतना डर गया कि पीछे हट गया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई और अपना सिर खाने में दबा लिया। देखा तो सिर्फ एक ही टुकड़ा मसालेदार चिकन बचा था। मैंने चुपचाप उसे अपनी चॉपस्टिक से उठाया और मुंह में डालने वाला था। तभी बिंग बिंग की चॉपस्टिक्स अचानक से मारा, सीधे मेरे होठों से मांस छीन लिया। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मुझसे देखा। छोटू फांग युआन, खाना है? मैंने सिर हिलाया। उसने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स बढ़ाई। अगर खाना है तो मैं खिलाती हूँ। मैं तुरंत सावधान हो गया। ये तो पक्का जाल है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। छोड़ो यार, मैं नहीं खा रहा, तुम खाओ। उसने होंठ सिकोड़ लिए। कमजोर हो, एक टुकड़ा मांस भी नहीं खा सकते। बस डरता है कि कहीं कोई चाल न हो। ठीक है, ये तो बस डरपोक होना है ना, वो वाकई नहीं। रीढ़ की हड्डी ने मुझे पूरी तरह से जला दिया। वो तो बस एक टुकड़ा मांस था। डरने की क्या बात थी? मैंने हिम्मत जुटाई और मांस की तरफ काटने लगा। उसी वक्त उसने अचानक से चॉपस्टिक्स हटाए और उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। एक नरम एहसास हुआ और मैं हैरान रह गया। संगीत मुझे 2 सेकंड लगे प्रतिक्रिया देने में और बिजली की तरह पीछे हट गया। मुझे पता था कि ये महिला राक्षस कोई चाल चल रही है। बिंग बिंग बहुत हैरान दिखी। नहीं हो सकता छोटू फांग युआन, तुमने सच में मुझसे ज़बरदस्ती किस कर ली। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा चेहरा चेहरा लाल हो गया। तुम बकवास कर रहे हो। साफ दिख रहा था कि तुम खुद झुके थे। वो मासूम दिख रही थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झुका? संगीत, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें चुमा? बिना सबूत के मैं इनकार कर सकता हूँ। वो हंसी और पास रखे हुए फूलदान से फ़ोन निकालने लगी। मैंने फ़ोन पहले से सेट कर रखा था। अभी जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड हुआ। क्या तुम्हें इनकार करने की हिम्मत है? फ़ोन की स्क्रीन देखते ही मेरी आंखें फैल गईं। ये इंसान सच में बुरी नीयत वाली थी। उसने वाकई मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। वो हंस पड़ी म्यूजिक वीडियो देखते हुए और तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने तय किया कि अब से इसे अपने फ़ोन की वॉलपेपर बनाऊंगा। ऐसा कहकर उसने वो तस्वीर मुझे भेज दी। म्यूजिक लिटिल फॉन्ग युआन, तुम्हें भी ये वॉलपेपर रखना होगा, अभी कहा। मैंने तस्वीर पर क्लिक किया और मैं भी हैरान रह गया। इस एंगल से बिंग बिंग एक देवता जैसी लग रही थी। हम दोनों साथ में जैसे स्वर्ग से भेजे गए जोड़ी लग रहे थे। मैं जैसे ही चकित था, उसने फ़ोन मेरे सामने ऐसे हिला रखा था जैसे कोई शरारत करने वाली हो। ठीक है, छोटी फांग युआन, अब मेरे पास सबूत है कि तुमने खुद मुझे चूमा था। अगर तुम इनकार करने की हिम्मत करोगी तो मेरी बेरहमी मत देखना। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकले। वीडियो उसके हाथ में था। मैं पूरी तरह बेबस था। खाना खाने के बाद मैं चुपचाप बर्तन साफ करके उन्हें धोने के लिए रसोई में ले गया। लेकिन बाइंडिंग बिंग बार बार रसोई के दरवाजे से टिककर मुझे घूर रही थी। मैं और सह नहीं सका और मुड़ के उसे घूरने लगा। दीदी निंग बिंग, क्या आप मेरी तरफ देखकर बंद कर सकती हैं?
वो बड़ी सही लग रही थी। अगर कोई अच्छा दिखता है तो लोग क्यों नहीं देखते? क्या आप समझदार हो? बताओ, क्या तुम अच्छे दिखते हो? संगीत में बस सिर हिला सकता था। इसका कोई जवाब नहीं था। आखिरकार मैं जामजू का डेनियल वू हूँ, वो बोली। तो अगर कोई अच्छा दिखता है तो दूसरों का उसे देखना सही नहीं है। मैं फिर से सिर हिला सकता था। उसने कहा, तो बस यही बात है संगीत। तुम अच्छे दिखते हो और मुझे देखना सही है। तुम्हें देखकर क्या कोई दिक्कत है? मैं कुछ कह नहीं पाया। बात तो सही लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ तो गलत लग रहा था। ठीक है, देख लो अगर देखना है, लेकिन क्या करोगे? थूक मत खाना। बाइंडिंग बिंग ने अपना मुंह पोंछा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बकवास, मैं थूक नहीं बहा रही हूँ। संगीत में उसके पास गया और अपने हाथ से उसके मुंह के किनारे को पोंछ दिया। तो ये क्या है? उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, लेकिन वह फिर भी जिद कर रही थी। वैसे भी ये थूक नहीं है। मैं कुछ कह नहीं पाया और वापस बर्तन धोने का काम खत्म करने के बाद टीवी से एक गुलाबी छोटा सुअर कूद के बाहर आया। हेलो सब लोग, मैं पेप्पा हूँ। स्क्रीन पर उस हेयर ड्रायर जैसा दिखने वाले गुलाबी सुअर को देखकर मैं ऑलमोस्ट एक मुंह भर नमक वाली सोडा फेंकने वाली थी। क्या कर रही हो? ये तो 3 साल के बच्चों के लिए है। मैं इसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? वो मासूमियत भरी नजरों से सिर टिल्ट कर बोली। अंकल ने कहा था कि तुम्हें वो लाल कपड़े वाला छोटा सुअर देखना पसंद है। क्या यही नहीं है? मैंने जल्दी से समझाया। जिस सुअर को मैं पसंद करती हूँ वो लाल कपड़े पहनता है, लेकिन हर लाल कपड़ों वाला सुअर वो नहीं होता जिसे मैं देखना पसंद करती हूँ। बाइंडिंग कुछ सेकंड के लिए ठहर गई। निंग बिंग ने अपना हाथ मेरा गर्दन पे अड़कर मुस्कुराते हुए मुझे सोफे तक खींचा। छोटे फान युआन, चलो साथ में टीवी देखते हैं। मैं तुम्हारा पसंदीदा शो तुम्हारे साथ देखूंगी। मैं थोड़ा उत्सुक हो गया। सिस्टर निंग बिंग, तुम्हें पता है मुझे कौन सा शो पसंद है? उसने ऐसा देखा जैसे उसे सब पता हो। बिल्कुल पता है। क्या तुम्हें वो लाल कपड़े पहन वाला छोटा सुअर वाला शो नहीं पसंद? मेरा चेहरा गर्म हो गया। वो सच में जानती थी कि मुझे गीगी बॉन्ड पसंद है, लेकिन एक 18 साल के लड़के के लिए किसी लड़की के सामने गीगी बॉन्ड देखना कितना शर्मनाक होता है। तभी उसने टीवी चालू किया है। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और अचानक एक मीठी मुस्कान के साथ नाजुक खिलंदा आवाज में बोली, ओह छोटे फांगवान, बड़ी बहन से गलती हो गई क्या? अपने सीनियर से गुस्सा मत होना, ठीक है? अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तुम्हें मुझे दुखी देखना नहीं है ना? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं सहज ही बाजू जोड़कर पीछे हट गया। ये महिला दानव किसी गंदी चाल की तैयारी कर रही थी और सच में वह तुरंत ही झपट पड़ी। फिर आगे बढ़कर मेरे कंधों को पकड़ लिया। फिर बताओ, कौन सा सुअर है जिसे तुम्हें देखना पसंद है? मैं तुम्हारे साथ देखूंगा, ठीक है? मैं और भी ज्यादा डर गया। ऐसे वक्त पर मैं बिल्कुल भी उससे मेरे ऊपर कोई पकड़ नहीं देना चाहता था। मैंने तुरंत गिगी बॉन्ड की एक तस्वीर निकालकर उसके सामने पकड़ाई। मैं ये देखूंगा, सिस्टर निंग बिंग। बिंग बांग ने तस्वीर देखी और अचानक जैसे कुछ समझ गया हो ऐसा चेहरा बना लिया। ओह, तो तुम इसी सुअर की बात कर रही थी। पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे जानता हूँ। अंत में